Good morning, class. Today we will discuss about water, which is your chapter number 14. Now, you know that water is very essential for survival and growth of the plants and animal. पानी जो होता है ये हमारी लाइफ सर्वाइवल के लिए, इवन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, और आप जानते हैं पूरी अर्थ का 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर है। अबाउट 97% ऑफ वाटर फाउंड इन seas and oceans, and we cannot use the water of seas and oceans for the domestic purpose because of its high salt content. आप जानते हैं कि पूरी अर्थ का कलर जो ब्लू दिखाई देता है हमें, अगर हम स्पेस से अर्थ को देखेंगे तो जिस तरह का इमेज यहाँ पर गिवन है ऐसी ब्लू कलर की अर्थ हमें दिखाई देती है। वो किसी के कारण, क्योंकि इस पूरी अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर का बना होता है, इसलिए आपको इस वाटर के कारण इसका कलर ब्लू दिखाई देता है। और यहाँ जो बीच बीच में ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है वो लैंड पार्ट है, जिनके कारण ग्रीन प्लांट्स और फॉरेस्ट का कलर जो है वो शो हो रहा है ग्रीन कलर। नाउ हम जानते हैं कि टोटल अर्थ पर 97% जो वाटर है वो सीज एंड ओशियंस में फील होता है। अब यहाँ पर मेन सोर्सेस क्या है वाटर के, तो सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो वाटर है वो सीज ओशियंस का होता है, और उसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ये भी हमें पता है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा होते हैं। जनरली आप जब सीज या ओशियंस का वाटर टेस्ट करेंगे तो आपको वो खारा लगेगा, यानी कि सॉल्टी होता है, और सॉल्टी होने के कारण हम उसे डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ नहीं कर सकते, हम उस पानी को नहीं पी सकते, वरना हमारी बॉडी में सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कई सारे पर्पस है, जैसे वॉशिंग, क्लीनिंग, ठीक है, बाथिंग, इन सभी पर्पस के लिए हम इतने सॉल्टी वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। नाउ ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर की बात करें जो हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए प्लस पीने के लिए यूज़फुल है, उसका सिर्फ 0.01% ही अवेलेबल है अर्थ सरफेस पर, और बचा हुआ जो फ्रेश वाटर है वो फ्रोज़न ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, यानी कि बर्फीले जो पहाड़ होते हैं बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, पोलर आइस कैप्स है, और कुछ जो पार्ट है फ्रेश वाटर का वो ग्राउंड के अंदर है, यानी कि 97% जो पार्ट है वो तो शीज़ और ओशियन के अंदर है। बचा हुआ 3% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जैसे कि पॉन्ड, रिवर्स, लेक्स, इनके अंदर है, और उसमें से कुछ हिस्सा है 3% में से उसके वो आइस कैप्स के रूप में है, यानी बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। बर्फीले पहाड़ जो होते हैं वो सब फ्रेश वाटर के आइस बने हुए हैं, और ग्राउंड वाटर उसके अलावा जो बचा हुआ रेशो है वो कहाँ होता है, अर्थ के अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरह से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि हम लोग सिर्फ फ्रेश वाटर का यूज़ करते हैं। और फ्रेश वाटर हम कहाँ से लेते हैं, अर्थ सरफेस यानी ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, जैसे बोरिंग, हैंडपम्प, कुआं, इनसे निकाल लेते हैं पानी को, या तो हम नॉर्मली फ्रेश वाटर रिजर्वायर जैसे कि लेक्स, रिवर्स, ठीक है, पॉन्ड्स, इनका वाटर यूज़ कर लेते हैं, और बचा हुआ जितना पार्ट है फ्रेश वाटर का वो आइस कैप्स या ग्लेशियर्स के फॉर्म में होता है। नाउ यूज़ ऑफ वाटर के क्या क्या यूजेस हैं, तो ये तो आप वैसे भी जानते हैं कि हमें वाटर की रिक्वायरमेंट ड्रिंकिंग, कुकिंग, फूड, वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, वॉशिंग, फ्लशिंग टॉयलेट्स, वाटरिंग प्लांट्स एंड क्लीनिंग फ्लोर्स, इन सभी बेसिक पर्पस के लिए रिक्वायर होती है। इट इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स वी यूज़, यानी इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज़ में भी सबसे ज़्यादा वाटर का यूज़ होता है। नाउ इट इज़ मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स बाय बोट्स एंड शिप्स, यानी कि यूज़ के अलावा हमने देखा है कि जो शिप्स होती है वो वाटर ट्रांसपोर्ट ही कहलाती है, यानी उसकी हेल्प से हम पीपल और गुड्स, लोगों को और सामान को, दोनों का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा नीचे आपको इमेज से समझ आ ही रहा होगा कि वाटर का एक और यूज़ है जिसका मतलब होता है
ये सिंचाई करना या इरिगेशन, ठीक है, खेतों में इरिगेशन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। हमें पता है कि प्लांट को भी इसकी ज़रूरत है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। फिर ये हमें कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी हेल्प करती है, जैसे बोटिंग करना, स्विमिंग करना, ठीक है, वाटर सीकिंग, इस तरह की एक्टिविटी में ये यूज़ किया जाता है। नाउ इट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और वाटर का एक और यूज़ है कि इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन अ रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल। व्हीकल में रेडिएटर्स के रूप में, यानी कि जब आपको पता है कि व्हीकल जब बहुत लंबी डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं तो उनका इंजन बहुत गर्म हो जाता है। तो जैसे बस है, ट्रक्स है, कार्स हैं, ठीक है, और हाँ हैवी इंजन्स जो होते हैं इनके बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो उस इंजन को ठंडा करना ज़रूरी होता है। तो वो ठंडा करने के लिए हम रेडिएटर का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर से वाटर फ्लो करवाया जाता है और वो वाटर इस हीट को एब्जॉर्ब करता जाता है ताकि वो इंजन का टेम्परेचर मेंटेन रखे, इंजन को ज़्यादा गर्म ना होने दे। तो रेडिएटर के रूप में यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि वाटर की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप तो जानते ही हो कि बिना पानी के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। सभी को वाटर की रिक्वायर होती है, इसीलिए अर्थ हमारा ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रॉपर गैसेस हैं, ठीक है, जिससे वो ब्रीदिंग प्रोसेस कर सके। दूसरा, उनका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेंटेन है। तीसरा, उनका वाटर उस अर्थ पर अवेलेबल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को चाहिए जिंदा रहने के लिए, वो सभी हमारी अर्थ पर है, इसलिए अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। तो इस तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को वाटर की रिक्वायर होती है और उनकी लाइफ में वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कई सारी लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, उन सभी के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। और आपकी बॉडी के अंदर की बात करें तो उसमें से 70% पार्ट तो बॉडी का सिर्फ और सिर्फ वाटर ही होगा। अब क्या क्या रोल है हम ये देखते हैं। वाटर सबसे अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। सॉल्वेंट वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर आप कुछ डिज़ोल्व कर सकते हो। तो वाटर के अंदर ऑलमोस्ट आप जितने भी सॉल्यूशन बनाते हो उन सभी में कुछ ना कुछ घोल के उसका लिक्विड फॉर्म तैयार करते हो, तो वो हमेशा वाटर ही रहता है जिसमें आप मैक्सिमम चीज़ों को घोल सकते हो, डिज़ोल्व कर सकते हो। जैसे आपको नींबू का जूस बनाना है, रस बनाना है, तो आप उसमें शुगर या सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको खाली सॉल्ट यानी नमक का पानी बनाना है तो नमक घोल लो। तो इस तरह से कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको आप वाटर में आसानी से घोल सकते हो और उसका सॉल्यूशन तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है कि आप जो फूड लेते हैं वो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी उसे आसानी से एब्जॉर्ब भी कर लेती है। हम खाना खाने के साथ साथ पानी भी पीते रहते हैं ना, तो जो न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं फूड के वो भी वाटर में आसानी से डिज़ोल्व हो जाएंगे, जिससे बॉडी को हेल्प मिलती है और बॉडी आसानी से उसे एब्जॉर्ब भी कर लेती है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, पानी के अंदर घुल चुके हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है वाटर डिजोल्व द वेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी एंड विच आर रिमूव्ड एज यूरिन। अब जैसे काम के जितने प्रोडक्ट थे जैसे कि न्यूट्रिएंट्स थे, सॉल्ट थे, उसको वाटर ने अपने साथ डिजोल्व कर दिया ताकि वो बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर सके और एब्जॉर्ब भी अच्छे से हो जाएंगे, ये है ना। उसी तरह जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से आउट करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है, और वो किस फॉर्म में बाहर हो जाते हैं, यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। थर्ड है वाटर रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। अब आपने देखा होगा जब स्वेटिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, तो जो बॉडी से वाटर क्या होता है, इवापोरेट होता रहता है। तो इवापोरेट होने से क्या होगा, आसपास जो हीट है हमारी बॉडी को जो हीट अफेक्ट कर रही है, तो जब वाटर इवापोरेट होता है तो बॉडी से जो वाटर आउट हो रहा है स्किन से, वो अपने आसपास की हीट को गेन कर लेगा और वो छोटी छोटी ड्रॉप्स में इवापोरेट होता जाएगा। तो जहाँ से वाटर इवापोरेट होता जा रहा है वो जगह की हीट वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए आसपास का टेम्परेचर ठंडा होता है। तो
यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। और अगर आप पानी नहीं पियोगे तो स्वेटिंग भी ज़्यादा नहीं होगी, और स्वेटिंग होने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वाटर हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब आपको पता है कि जैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वैसे प्लांट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। प्लांट के सीड को, अगर हमने किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए उसका सीड्स बोया है, सोन किया है, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा जब तक उसे वाटर ना मिले, क्योंकि प्लांट भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं जिसकी हेल्प से वो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और उसके लिए उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमें पता है कि जब हम वाटर सॉइल के अंदर डालते हैं तो प्लांट उस न्यूट्रिशन को बहुत सॉइल के अंदर प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको जल्दी से एब्जॉर्ब किसके कारण कर लेते हैं? वाटर की हेल्प से। क्योंकि जो वाटर आपने सॉइल में मिक्स किया है, मिलाया है, वो वाटर सॉइल में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स है उसके साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं, और उस वाटर में डिज़ोल्व होते ही उसे प्लांट की रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो बहुत आसानी से प्लांट रूट इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और वाटर के अंदर क्या डिज़ोल्व हो जाता है? न्यूट्रिएंट्स। तो इस बहाने न्यूट्रिएंट्स भी उस प्लांट के अंदर चले जाते हैं बहुत आसानी से। नाउ वाटर ऑल्सो एक्ट एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ प्लांट टू द अनदर। अब जो न्यूट्रिशन प्लांट गेन कर रहा है सॉइल से, उसे सिर्फ रूट पार्ट एब्जॉर्ब नहीं करता, जबकि वो सारे न्यूट्रिशन और वाटर कहाँ तक ट्रांसफ़र होता है? ऊपर तक, यानी कि प्लांट के सबसे टॉप लीफ पार्ट तक होता है। तो इस तरीके से जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है, यानी कि कई सारे ऐसे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट रूट पार्ट से, यानी प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है वाटर। ठीक है। नाउ वाटर के सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि वाटर के सोर्सेस क्या क्या है। रेन वाटर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिसको फ्रेश वाटर भी कहा जाता है, जिसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। लेकिन जब पहली बारिश होती है, ठीक है, और जो पहला पानी जब अर्थ पर आता है, जैसे रेनी सीज़न हुई तो रेनी सीज़न स्टार्ट होते ही जो फर्स्ट रेन होगी, पहली बारिश होगी, तो वो अपने साथ साथ कई डस्ट पार्टिकल और जर्म्स को, बैक्टीरिया को एटमॉस्फेयर से लेकर आता है। क्योंकि जब तक सीज़न नहीं थी तब तक जितना भी पॉल्यूशन या कुछ हार्मफुल गैसेस के क्लाउड्स वगैरह कलेक्ट हो चुके, तो जब पहली बारिश होती है तो बारिश के साथ साथ वो सारी चीज़ें अर्थ पर आती है। ठीक है। और बाकी उसके बाद जितनी बारिश होती है वो सभी प्योर होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। और पहली बारिश में हमेशा इम्प्योरिटीज़ होती है, अशुद्धियाँ होती है, जो एटमॉस्फेयर से ही डस्ट पार्टिकल वगैरह सबके कलेक्ट होने से होती हैं। नाउ सरफेस वाटर, रेन वाटर तो इजीली आपको समझ में आ जाता है कि जो रेन यानी बारिश का जो पानी है वो रेन वाटर कहलाता है। सरफेस वाटर मतलब जो ऑलरेडी सरफेस पर है। सरफेस पर है मतलब जैसे रिवर्स एंड लेक वाटर, नदियों का और झीलों का पानी। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ है? अर्थ की सरफेस पर ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पानी कहाँ से आया? ये रेन से आया, और रेन से आ सकता है, या फिर जो हमने आइस कैप्स और ग्लेशियर की बात की थी वो भी तो फ्रेश वाटर है, उनके मेल्ट होने से जो वाटर बनता है वो वाटर इन रिवर्स या लेक्स में आता है, या तो रेन से आता है या मेल्टिंग ऑफ स्नो और आइस। ठीक है, इनके पिघलने से आता है। नाउ जो वाटर है वो माउंटेन से फ्लो करता हुआ रिवर्स के अंदर चला जाता है। मतलब बारिश वगैरह होती है तो पहाड़ों या ऊंचे ऊंचे पठार जो बोलते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनसे वाटर फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ आता है और नदियों के अंदर चला जाता है। ठीक है, इसी तरह कई बार जब वो माउंटेन से फ्लो करता हुआ रिवर में मिलता जाता है तो उस समय माउंटेन किससे मिलकर बना है? रॉक्स से। ठीक है, तो कई सारे उसके अंदर सॉल्यूबल सॉल्ट उस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। डिज़ोल्व होना मतलब घुल जाना, क्योंकि वो जिस माउंटेन से लुढ़कता हुआ नीचे तक पहुंचता है तो उस बीच में कई सारे रॉक्स पीसेस है, सॉइल है, उसके अंदर जो सॉल्ट होते हैं वो उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, और कई सारी इम्प्योरिटीज़ भी उस वाटर में होती हैं, जिसके कारण कुछ हार्मफुल मटेरियल भी, जो हम बोल सकते हैं कि फैक्ट्रीज़ या सीवेज लाइन सिटी की जो होती है, गटर लाइन या सीवेज लाइन, वहाँ से पानी नदियों में मिलाया जाता है, और नदियों में इस तरह से इम्प्योरिटीज़ भी मिल जाती हैं, जिसके कारण
कई सारी बीमारियां भी होती है, क्योंकि वो जर्म्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज वेस्ट से या फिर रॉक्स वगैरह सॉइल के अंदर के कुछ जर्म्स होते हैं वो आ जाते हैं जो माउंटेन से फ्लो करता हुआ आता है, या फिर फैक्ट्री का कुछ हार्मफुल केमिकल है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से कई सारी डिसीजेस होती हैं लाइक जॉइंडिस, ठीक है, चोलेरा, टाइफाइड, एंड दिस डिसीज आर कॉल्ड वाटर बॉर्न डिसीज। और ऐसी बीमारी जो वाटर के अंदर इम्प्यूरिटीज़ होती है और उससे हम पी लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में वो इम्प्यूरिटीज़ जाती है, वो हार्मफुल जर्म्स हमारी बॉडी में जाते हैं, और जो डिसीज़ हमें होती है वो डिसीज़ वाटर बॉर्न कहलाती है, क्योंकि वो डिसीज़ किससे आई है हमारी बॉडी में, वाटर से, इसलिए उसे हम वाटर बॉर्न डिसीज़ कहते हैं। अब सी वाटर की बात करते हैं। सरफेस वाटर मतलब अर्थ सरफेस पर जितना वाटर है उनकी बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने रिवर्स और लेक की बात की वैसे ही हम सी वाटर भी एक सरफेस वाटर है, अर्थ सरफेस पर सी आपको देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रीम, जब आप बीच साइड जाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीच पर देखा होगा आपने आधा लैंड पार्ट है और उसके बाद सी बॉडीज़ या सी वाटर आपको देखने को मिलेगा। जो स्ट्रीम यानी कि छोटी छोटी नदियाँ की जो रास्ते बढ़ जाती है ना, नदियाँ छोटी छोटी, वो स्ट्रीम्स कहलाती हैं। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फाइनली फ्लोज इनटू द सी। और जब ये सारी रिवर्स का जो एक नेटवर्क है वो कंबाइन होकर कहाँ मिलता है, सी में, ठीक है, समुद्र में जाकर सारी नदियाँ मिल जाती हैं। एंड सी वाटर कंटेन एंड डिजॉल्व सॉल्ट, मेनली द कॉमन सॉल्ट। और सी वाटर के अंदर क्या होता है, घुले हुए कई सारे सॉल्ट्स होते हैं, और स्पेशली कौन सा सॉल्ट उसके अंदर घुला होता है जो आप घरों में खाते हो, जिसे हम NaCl कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। आपके घर में जो नमक होता है ना वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दूसरे सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं सी वाटर में, बट आप जो घर में खाते हो वो नमक सबसे ज़्यादा मात्रा में सी वाटर में डिज़ोल्व होता है, ठीक है। तो इसी लार्ज अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट की प्रेजेंस के कारण सी वाटर का टेस्ट आपको बहुत खारा सा लगता है, सॉल्टी लगता है, क्योंकि आप घर में भी देखिएगा अगर आप एक गिलास पानी के अंदर कुछ नमक घोल लेते हैं तो उसका टेस्ट खारा हो जाता है। तो इस तरह से कई जो आपके घर में सॉल्ट है वही सॉल्ट तो सबसे ज़्यादा मात्रा में सी वाटर में है, तो इसके कारण सी वाटर का टेस्ट भी सॉल्टी हो जाता है, और इसे सलाइन वाटर भी कहते हैं, है ना, क्योंकि सॉल्टी होने के कारण इसका नाम सलाइन वाटर रखा गया है। इट इज़ अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल नीड्स। मतलब इसका यूज़ आप ना पीने में कर सकते हो, ना प्लांट की ग्रोथ या उसमें डाल सकते हो, क्योंकि सॉइल के अंदर भी सॉल्ट्स की काउंटिंग बढ़ जाएगी, और ना ही आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। थर्ड है, जैसे रेन वाटर पढ़ा आपने, सरफेस वाटर पढ़ा, वैसे ही अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर मतलब जो सरफेस पर न रहकर सरफेस के अंदर है, अर्थ के अंदर की तरफ है, जिसे डीप करके हमें बाहर निकालना पड़ता है, ऐसे वाटर को हम अंडरग्राउंड वाटर या सब सॉइल वाटर कहते हैं। सब सॉइल इसलिए कहा है क्योंकि ये अर्थ की नीचे वाली लेयर पर होता है, सब सॉइल लेयर कहा जाता है उसे, तो वहीं पर कलेक्ट होता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ रेन वाटर जब अर्थ पर फॉल्स होता है, ठीक है, तो कुछ तो रिवर्स और लेक्स में मिल जाता है, बट कुछ डायरेक्टली अर्थ सरफेस से सीधा सीधा सिप हो जाता है अंदर की तरफ, यानी कि अर्थ के अंदर उतर जाता है, ठीक है। जैसे खेतों वगैरह में पानी गिर रहा है, रोड पर पानी गिर रहा है, तो जो कच्चा हिस्सा होता है वहाँ से पानी बहता हुआ वाटर जो होता है वो अर्थ के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो कुछ तो अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ अल्टीमेटली दिस वाटर इज स्टॉप्ड बाय सम हार्ड और नॉन पोरस। अब जब अर्थ के अंदर चला गया तो अर्थ के अंदर कई डेप्थ तक वो पहुंच जाता है, और अंदर होता होता सॉइल और छोटे छोटे रॉक्स पीसेस इनको कवर कर लेता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर बड़ी बड़ी रॉक्स मिल जाती है, और इस रॉक्स से वो वाटर और ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता। उस केस में उस रॉक्स के जस्ट ऊपर की तरफ वो वाटर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और नॉन पोरस रॉक्स मतलब ऐसी रॉक्स है जो इसे जाने के लिए और जगह नहीं देती, ये बहुत आपस में टाइटली कॉम्पैक्ट होती है और स्पेस नहीं प्रोवाइड करती वाटर को अंदर जाने के लिए। तो ये वाटर फिर कहाँ जम जाता है, इस नॉन पोरस रॉक्स के ऊपर जम जाता है, ठीक है, और इस तरह से ऊपर जमा हुआ और स्टोर हो जाता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। अब इसका यूज़ आप कैसे करेंगे, आपने देखा होगा कि हैंडपम्प वगैरह से आप गड्ढा करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं, बोरवेल, ट्यूबवेल, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। अब एक सबसे पहली डिवाइस है, जैसे हैंडपम्प के बारे में बताया कि ये आपकी जो ग्राउंड वाटर है ये नीचे नॉन पोरस रॉक्स है
और इस ग्राउंड वाटर को आपको वापस बाहर निकालना है अपने पर्पस, यूज़फुल पर्पस के लिए। ठीक है, तो उसको आप कैसे करोगे, आप कुआं खोद सकते हो गहराई में। ठीक है, और इससे ये जो आपने देखा होगा कि वाटर की एक लेयर जमी हुई है, एक लेयर मतलब एक विड्थ तक सारा पानी है, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं वाटर टेबल। क्या कहा जाता है इसे, वाटर टेबल। तो ये जो पूरा पानी जो भरा हुआ है इसे हम वाटर टेबल कहेंगे। अब इसमें हमें कुआं हम कौन किस किस पर्पस से निकाल सकते हैं, तो देखो इस तरह से कुआं खोद कर भी इसे निकाल सकते हैं। तो कुएं से क्या होता है, ये पानी नीचे आता रहता है और यहाँ से आप अपनी ये पुली के हिसाब से बाल्टी डाल डाल कर पानी को बाहर खींच सकते हो। ठीक है, फिर ये एक और ऑप्शन दे रखा है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में आप बहुत छोटा सा गड्ढा करते हो, ठीक है, और यहाँ पर पंप लगाते हो और मोटर पंप इस पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। एक होता है हैंड पंप। हैंड पंप में आप हैंड मैकेनिज्म है, मैन्युअली हैंड पंप होता है, इसको खींचता है तो यहाँ पर प्रेशर बनाता है और पानी इस तरह से बाहर आकर यहाँ से गिरता है। तो इस तरह से आप ग्राउंड वाटर का यूज़ करने के लिए आप कुआं, ट्यूबवेल या हैंड पंप का यूज़ करके इस पानी को बाहर निकाल सकते हो और इसका उपयोग आप हाउस होल्ड पर्पस में कर सकते हो, क्योंकि ये वाटर कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है, तो उसको आप डोमेस्टिक यूज़ भी कर सकते हो और इंडस्ट्री के लिए भी ये वाटर अच्छा होता है। At some places, water comes out from the ground in the form of spring due to high pressure. अब देखो हमने कहा कि ये जो वाटर है ये नीचे स्टोर हो गया, जिसे हम वाटर टेबल कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर स्टोर हो चुका है और इतना ज़्यादा कि अंदर वाटर और ज़्यादा स्टोर होने के लिए ज़रूरत स्पेस नहीं है। उस केस में वो जो वाटर स्टोर हुआ है उसको इतनी स्पेस नहीं मिल पाने के कारण उसका प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वाटर खुद ही अर्थ से बाहर आने की कोशिश करता है और एकदम तेज़ी से धार अर्थ से बाहर की तरफ आती है, जिसे हम स्प्रिंग कहते हैं, है ना। वो पानी उछलता है, एकदम स्प्रे करता हुआ आता है बाहर की तरफ तेज़ी से, जिसे हम स्प्रिंग कहते हैं। और इस तरह से अर्थ ग्राउंड वाटर का अर्थ सरफेस पर ऑटोमेटिकली सेल्फ आना विदाउट डिगिंग, यानी यहाँ पर हम कोई गड्ढा नहीं कर रहे या ट्यूबवेल नहीं कर रहे हैं, पानी एकदम प्रेशर के कारण ग्राउंड वाटर से कहाँ आ रहा है, वाटर टेबल से अर्थ सरफेस पर खुद ही आ जाता है। ठीक है, और एक धार बनती है, तेज़ी से बाहर आता है, उसे हम स्प्रिंग वाटर कहते हैं। ठीक है, वाटर ऑफ स्प्रिंग्स एंड वेल्स इज फिल्टर्ड थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल। और आपने देखा होगा कि जब आप कुएँ की बात करते हो तो कुएँ में भी पानी कई लेयर से बहुत साफ़ होता है कुएँ का पानी, क्योंकि वो सॉइल की कई सारी लेयर से पास होता है तो खुद ही फिल्टर आउट हो जाता है। और ये स्प्रिंग वाटर भी खुद ही बाहर आता है, मतलब कई सारी लेवल को क्रॉस करता हुआ बाहर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी सस्पेंडेड नहीं होती, ये पानी एकदम साफ़ होता है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट अ वाटर, हम पानी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी कि हम जो वाटर यूज़ करते हैं वो फ्रेश वाटर है, तो हम कहाँ से वाटर को गेन कर सकते हैं, तो वी गेट वाटर फ्रॉम टैप। हमारी एक आंसर होगा कि हमारे घरों में पानी कहाँ से आता है, तो हमने बोला नल से आता है, हमारे घर में नल लगे हैं और उसमें से पानी आता है। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि उस नल के अंदर पानी कहाँ से आता है ना, हम उस नल का कनेक्शन कहाँ से होता है, तो वो नल जो टैप्स आपके घर में लगे हुए जिसमें वाटर आता है उसका कनेक्शन रिवर या लेक से होता है। ठीक है, देखो दो टाइप होते हैं, या तो आपने अपने घर में ही बोरिंग करवा रखा है, ट्यूबवेल करवा रखा है, तो डायरेक्ट आप ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हो। बट अगर ग्राउंड वाटर का यूज़ नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट ने एक आपको फैसिलिटी दे रखी है कि हर घरों में एक पाइपलाइन का अरेंजमेंट दिया है और उस पाइपलाइन में पानी सप्लाई होता है। और वो कैसे होता है, रिवर्स या लेक से कलेक्ट किया जाता है, उसको प्योरीफाई करके आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो वाटर के जो नेचुरल सोर्सेस हैं उसके अंदर तो इम्प्योरिटीज़ मिलेगी आपको, जैसे कि रिवर्स में हमने पढ़ा कि कई सारी रॉक्स और उसके कारण उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो ज़्यादा सॉल्ट हमारे लिए हानिकारक है। दूसरा है कि उसके अंदर कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री से कोई केमिकल और ये मिक्स हो जाता है जिसके कारण, और कोई नालियों का पानी मिक्स हो जाता है तो इसके कारण वो गंदा हो जाता है। तो वो हमारे पीने के लिए वो इम्प्योर वाटर है, वो अनफिट है और हमें उसे यूज़ करने से पहले उसके अंदर से क्या हटाना ज़रूरी है, इम्प्योरिटीज़ को हटाना ज़रूरी है।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके घरों तक जो सप्लाई होता है वाटर का वो रिवर और लेक से आता है, लेकिन उस जो रिवर है और लेक के जो वाटर है उसको पहले प्यूरिफाई कर लेते हैं, उसको यूज़ करने से पहले। ड्रिंकिंग या डोमेस्टिक पर्पस जो भी होगा उससे पहले उसे प्यूरिफाई करना ज़रूरी होता है और इम्प्योरिटीज़ को हटाना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। और इस तरह से जो प्यूरिफाइड रिवर और लेक वाटर होता है वो टैप से जो सप्लाई हो रहा है वो कई सारी पाइपलाइन के थ्रू नेटवर्क बना हुआ होता है कि आपके घर तक अगर एक पाइपलाइन आ रही है तो ऐसी कई सारी पाइपलाइंस होती है, वो दूसरे घरों तक भी जा रही है और वाटर का सप्लाई करती है। नाउ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर एकमात्र ऐसा मैटर है जो आपको ज़्यादातर तीनों ही स्टेट में नज़र आएगा। स्टेट का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो वाटर तीनों ही स्टेट में होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में या गैस में, तीनों में पाया जाता है। सॉलिड फॉर्म जो होता है वाटर का वो आइस होता है। जब आप आइस को हीट देंगे या गर्म करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो पिघल जाएगा और वाटर में चेंज हो जाता है। और जब आप वाटर को हीट करते हो या बॉईल करते हो तो वो स्टीम यानी कि भाप, गैसियस स्टेट पे चेंज हो जाता है। तो यहाँ वाटर कन्वर्जन देखेंगे, आइस है, आइस की हीटिंग करेंगे तो वाटर में चेंज होगा, वाटर को और हीट करेंगे तो स्टीम या गैस बनेगी, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। उसी तरह अगर स्टीम है, उल्टा करेंगे हम, स्टीम जो है उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो फिर से वाटर बनाएगी, और वाटर की फिर से कूलिंग करेंगे तो आइस बनाएगी। यानी वाटर तीनों ही स्टेट में अवेलेबल है और इनका आपस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाना बहुत ईजी होता है ना। यानी आइस से वाटर बनाना है तो हीट करेंगे, वाटर से वेपर बनाना है तो हीट करेंगे, बट स्टीम से जो वेपर है उससे वापस वाटर बनाना है तो उससे ठंडा कर लो, वाटर से अगेन आइस बनाना है तो फिर से कूलिंग कर लो। तो इस तरह से वाटर का जो स्टेजेस है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है एक दूसरे से। वाटर के अंदर इसके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम चेंज ला सकते हैं। इवापोरेशन ऑफ वाटर के बारे में आप समझते हैं। You must have observed that when we spread wet clothes on a rope or a wire and they dry up after some time, यानी आप जब अपने गीले कपड़े होते हैं उसे आप रस्सियों पर सुखाते हो, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाते हैं। इसका मतलब उस कपड़ों के अंदर जो पानी था वो कहाँ गया, तो जो भी वाटर प्रेजेंट था उस क्लोथ के अंदर वो इवापरेट हो चुका है। इवापरेट मतलब उड़ चुका है। कैसे उड़ चुकेगा, या तो उसे क्या मिल रहा है, देखो हमने कहा है कि वाटर वेपर में कब चेंज होता है या उड़ता कब है भाप बन के, जब उसे हीट मिल रही हो। तो जब आप धूप में कपड़े सुखाते हो तो सनलाइट से उसको हीट मिलती है और हीट मिलकर वो जो वाटर होता है वो इवापरेट हो जाता है। इवापरेट हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है और हवा में उड़ जाता है। ऐसा करने से जो कपड़ों के अंदर जो वाटर होगा वो तो इवापरेट हो चुका या वेपर बन के उड़ गया, ठीक है। कभी कभी तेज़ हवा चलने के कारण भी एयर के साथ साथ ये छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स उड़ जाती है जिससे कपड़े सूख जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रोसेस है जिसमें वाटर जो हो रहा है वो लिक्विड फॉर्म से, यानी कि खुद वाटर वाले फॉर्म से किस में चेंज हो रहा है, वेपर वाले फॉर्म में, उसे हम इवापोरेशन ऑफ वाटर कहते हैं। यानी वाटर का वेपर में चेंज होना इवापोरेशन कहलाता है। अब कई सारे इवापोरेशन वाले एग्जाम्पल हमने देखे, जैसे कि वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप एंड डिसअपियर। पानी जैसे ही गिरता है फर्श पर तो थोड़ी देर बाद पानी खुद सूख जाता है, तो कहाँ गया वो वाटर आसपास की हीट गेन करके इवापोरेट हो जाता है, यानी कि भाप बन के उड़ गया। सेकेंड है वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, क्या गीले रोड्स या पडल्स या छत वगैरह, ये सब आपने देखा होगा। पानी थोड़ी देर उसमें इकट्ठा होता है, बारिश के समय में गीला होता है, लेकिन जैसे ही बारिश रुक जाती है धीरे धीरे सब सूख जाता है, यानी जो वो वाटर है वो इवापोरेट हो गया, वो वेपर के फॉर्म में चेंज होकर एटमॉस्फेयर में चला गया, ठीक है। एयर के थ्रू अंदर मिक्स हो जाती छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट और उड़ जाती हैं। नेक्स्ट, सॉल्ट इज ऑब्टेन व्हेन द वाटर फ्रॉम सी इज लेफ्ट इन शैलो पिट्स। अब देखो इवापोरेशन का कितना अच्छा यूज़ है। यहाँ आपको सॉल्ट दिखाई दे रहा होगा बहुत सारा, यही सॉल्ट हमारे घर तक आता है प्यूरीफाइड होकर, इसके पैकेट्स में भरकर इसे घर तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। आपने टाटा नमक सुना होगा, ठीक है, सूर्या नमक सुना होगा, तो ये सारे सॉल्ट ऐसे ही बनते हैं। ये जो सी वाटर जो होता है उस सी वाटर को ऐसे किनारों पर छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं और उसमें लाकर सी वाटर डाला जाता है।
अब वो वाटर क्या होता है, सन हीट से इवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है भाप बनकर। उस समय उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व जो सॉल्ट्स हैं, हमने कहा था कि सी वाटर में कई सारे सॉल्ट होते हैं, तो वाटर डिज़ोल्व होकर जब वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, उड़ गया है, तो वाटर में डिज़ोल्व जो सॉल्ट होते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं और वाटर उड़कर ख़त्म हो जाता है। तो उस तरह जितने भी सॉल्ट इकट्ठे हो चुके हैं उसको हम लाकर उसे उसमें से इम्प्यूरिटीज़ हटा देते हैं या दूसरे सॉल्ट्स को हटा दिया जाता है और सिंपल NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट्स को प्यूरीफाई करके घरों तक पहुंचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इवापोरेशन का अपना इम्पोर्टेंस है खुद का। नाउ अब हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ से वाटर मिलता है और जो वेट क्लॉथ में वाटर था वो कैसे, या जो फ्लोर पर था वाटर वो कैसे इवापोरेट हो गया। ठीक है, तो उसे देखने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि जो हीट होती है वो हमेशा किसी भी वाटर के इवापोरेशन के लिए ज़रूरी होती है। मतलब अगर किसी वाटर को हीट नहीं मिली तो वो वेपर के फॉर्म में चेंज नहीं होगा। जैसा हमने यहाँ देखा था कि वाटर को हम हीट देते हैं तब वो स्टीम या गैस या वेपर के फॉर्म में चेंज होता है। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर कब होगा, जब उन्हें हम कोई किसी प्रकार की हीट देते हैं वाटर को। ठीक है, तो इसके लिए 2 प्लेट लेना है आपको और कुछ पानी लेना है। अब आपको 2 सिमिलर प्लेट ली है और एक प्लेट को सनलाइट में रखना है और दूसरी वाली को अपने वरांडा या पोर्च में रखना है। ठीक है, छाँव में रखना है और उसके जो मेजरिंग जार है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फिल करना है। जो भी आप 100 ml या 150 ml जितना पानी डालना चाहे वो मेज़र करके दोनों में इक्वल डाल दीजिए। कुछ टाइम के बाद 15 मिनट के बाद देखिएगा तो क्या होगा, सनलाइट के साथ साथ हीट भी आती है, तो जो सनलाइट में रखी हुई डिश होती है उसमें से वाटर जल्दी इवापोरेट हो जाता है और उसमें पानी की क्वांटिटी कम बचती है। जबकि जो शेडो में रखी हुई प्लेट है उसमें से इवापोरेशन नहीं हो पाया। इससे हमें ये पता चलता है कि इवापोरेशन प्रोसेस करने के लिए हीट ज़रूरी होता है, क्योंकि सनलाइट के साथ साथ हीट भी उस वाटर को मिली और वो वाटर हीट को गेन करके वेपर के फॉर्म में चेंज हो गया और इवापोरेट हो गया। ट्रांसपीरेशन की हम बात करते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन। जो ट्रांसपीरेशन होती है वो प्लांट्स में होती है, यानी कि पानी का भाप बन के उड़ना। पर किसके थ्रू होती है, तो आपको पता है कि प्लांट्स को भी वाटर की रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ करने के लिए। तो वो वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। ठीक है, सॉइल से प्लांट की जो रूट्स होती है वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है और वाटर उस प्लांट के सारे ही पार्ट तक उसे पहुंचाती है उस वाटर को। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट के अंदर ऐसा भी है, मतलब ऑलमोस्ट क्या होता है कि सारा वाटर जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो थोड़ा पानी ऐसा भी होता है जो प्लांट को रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो उस वाटर को रिलीज़ कर देता है अपनी बॉडी से। तो वो रिलीज़ किसकी हेल्प से करता है, लीव्स की हेल्प से, क्योंकि लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं वो, और उस स्टोमेटा के थ्रू ये जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाती है। आपने देखा होगा धूप के समय में या ज़्यादा गर्मियों में प्लांट को भी वाटर की रिक्वायरमेंट जल्दी होती है, मिट्टी सूखने लग जाती है क्योंकि प्लांट की रूट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है और धूप होने के कारण क्या करते हैं, वो जो वाटर ड्रॉप्स है वो लीव्स से वेपर में चेंज होती जाती है, क्योंकि वाटर को अगर हीट मिलेगी तो वो वेपर बनाती जाएगी। और इस तरह जो ये प्रोसेस है, जो लीव से वाटर इवापोरेट होता रहता है और वाटर की जो कमी होती है वो नीचे सॉइल से जड़ें जो होती है वो पानी को खींचती रहती हैं और उसकी पूर्ति को, जो उसके अंदर कमी हुई है वाटर की, उसको पूरा करती हैं। तो इस तरह से वाटर का इवापोरेट होना लीव्स के थ्रू ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर वेपर एंटर द एयर थ्रू द 2 मेन प्रोसेस, यानी कि कोई भी वाटर है वो वेपर बन के एयर के अंदर कब आएगी, जब उसका इवापोरेशन हुआ है या दूसरा उसका ट्रांसपीरेशन ही हुआ। इवापोरेशन मतलब उसे आपने हीट देकर उसे गर्म किया है, और ट्रांसपीरेशन मतलब प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर होने के कारण उस वाटर को वो छोटी छोटी ड्रॉप के फॉर्म में लीव्स से आउट कर देते हैं, जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब हम कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंडेंसेशन का मतलब होता है जमना। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट से समझाया था कि आप वाटर को आइस से वाटर से स्टीम में चेंज कर सकते हो। तो जब आप आइस से वाटर में चेंज करोगे तो ऑब्वियसली आप उसे हीट करोगे। तो इस तरह से आइस का वाटर में चेंज होना क्या कहलाता है, मेल्टिंग ऑफ आइस। उस तरह वाटर का स्टीम में चेंज होना अभी हमने देखा इवापोरेशन ऑफ वाटर कहलाता है।
उसी तरह स्टीम का अगेन वाटर में चेंज होना, कूलिंग यानी ठंडा करोगे तब वाटर में चेंज होगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन ऑफ वाटर। कंडेंस होना मतलब जमना, ठीक है। तो यहाँ स्टीम जो थी, भाप थी, वो वाटर में चेंज हो गई यानी कि कंडेंस हो गई। तो यहाँ स्टीम का क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। और वाटर आइस में फिर से चेंज हो रहा है, मतलब वाटर को हम फ्रीज कर रहे हैं, जमा रहे हैं, तभी वो आइस में चेंज हो रहा है, इसलिए उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो जैसे आपने ट्रांसपिरेशन समझा, ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन दोनों का मतलब ये होता है कि वाटर का छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स का इवापोरेट होना और एटमॉस्फेयर में एयर के साथ मिक्स हो जाना। अब हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जो भाप बनी है, स्टीम बनी है, उस स्टीम का अगेन वाटर में चेंज होना। तो जब वो वेपर या स्टीम होती है उसको अपन ठंडा करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। तो कंडेंसेशन इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर। वो जो वाटर वेपर बनी थी, छोटी छोटी ड्रॉपलेट जो एयर में थी, वो फिर से आपस में ठंडी होकर जम जाती है और पानी में या वाटर में चेंज हो जाती है। अब एक्टिविटी 2 देखेंगे कि कैसे होता है कंडेंसेशन ऑफ वाटर। तो आपको एक ग्लास लेना है, एक वाटर लेना है, एक आइस क्यूब्स लेना है। अब आपको क्या करना है, आपने उस ग्लास को आधा फिल कर दिया वाटर से, जैसा कि यहाँ इमेज में गिवन है ना। एक ग्लास लिया है आपने, उसको पानी से आधा भर दिया है और उसकी सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लो, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे प्रोसेस अच्छे से हो रही है। फिर अब आपने उसको पूरी क्लीन कर ली और उसकी सरफेस ड्राई होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। अब कुछ आइस आपने उस वाटर के अंदर डाल दिया और थोड़ी देर के लिए आप रुक गए। ऐसा करने से क्या होगा, अंदर का जो पानी था, आइस डालने से क्या होगा, वो अंदर जितना भी वाटर था वो ठंडा हो गया, एकदम चिल्ड वाटर हो गया वो, ठीक है। और ऐसा करने से ग्लास की पूरी सरफेस हो गई ठंडी, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर यानी कि जब ग्लास रखा है तो ग्लास के आसपास जो गैस है, ठीक है, वो गैस के अंदर कहीं ना कहीं वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो वो जो छोटी छोटी वाटर वेपर थी, जिसे हम स्टीम भी कहते हैं, वो स्टीम जब इस सरफेस से टकराती है ग्लास की, तो क्या होता है कि वो ठंडी हो जाती है। वो स्टीम क्या थी, जो हीट वाटर को गर्म किया था तब चेंज हुई थी वेपर के फॉर्म में, और अब उसे वो इस ठंडी सरफेस से टकराएगी, मतलब उस स्टीम या छोटी छोटी ड्रॉपलेट की कूलिंग हो जाएगी, और कूल होने के कारण वो स्टीम अगेन किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में। तो इसलिए आप पर ग्लास की सरफेस पर आप छोटी छोटी पानी की बूंदें देखते हैं, क्योंकि वो पानी की बूंदें एक्चुअली वो वाटर है। कहाँ से है वाटर, जो आसपास वेपर थी वो जब इस ठंडी सरफेस से टकराई तो वो किस में चेंज हो गई, वाटर के फॉर्म में। यानी कि किसी भी वाटर वेपर को अगर आप कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने वाटर वेपर जो आसपास एटमॉस्फेयर में थी उसे ठंडा कर दिया, इस ग्लास सरफेस से जब वो टकराई तो वो ठंडी हो गई और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब ऐसा कब होता है वो देखेंगे। तो आपने कोल्ड विंटर मॉर्निंग में देखा होगा कंडेंस वाटर, यानी कि जिसमें जो वेपर होती है वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाती है। कई छोटी छोटी ड्रॉप लीव्स अपने पत्तियों पर देखी होगी, है ना। कोहरा जब ख़त्म होता है तो अपने ऐसी पत्तियों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें देखी होगी। कई छोटी छोटी ड्रॉप अपने वाटर सरफेस पर देखी होगी, आपकी छोटी छोटी ड्रॉप्स आपने वाटर की किसी सरफेस पर देखी होगी, जैसे कि कार या आपकी विंडो ग्लासेस उस पर, क्योंकि वो भी ठंडे होते हैं ना। जो विंटर सीजन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें टेम्परेचर के कारण ठंडी होती है, तो वेपर जो होती है एटमॉस्फेयर में वो जिस भी ठंडी सरफेस से टकराती है वहीं पानी की बूंदें बनकर जमना शुरू कर देती है, ठीक है। और आपने देखा होगा थिक और वाइट क्लाउड्स होते हैं जिसमें कई सारी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं, वो भी जमना शुरू कर देते हैं, तो वो फॉग बनाते हैं, ठीक है। जब ग्राउंड के पास आते हैं तो वो फॉग बनाते हैं, जिसके कारण हमें आसानी से दिखाई नहीं देता। अब हम इस चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वाटर इवापोरेट होता है, कैसे पूरी साइकिल इसकी चलती है और अगेन ये रेन के फॉर्म में रिटर्न अर्थ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू।